हेलो एवरीवन, मैं हूं जी आपकी इंग्लिश ट्यूटर रुपिंदर कौर। वेलकम आपका सभी का इंग्लिश विद रूप चैनल में। आपको बच्चों मैंने अभी तक बहुत कुछ सिखा दिया है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं और अगर आपने नहीं भी देखी हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। आज आप एक नया ही टॉपिक सीखेंगे और वो जो टॉपिक है वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एट द सेम टाइम स्पोकन के लिए भी बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हमें पता लगता है कि हमें कौन से नाउन के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज करना होता है, कहाँ पर क्या यूज करना होता है। तो उसके लिए ही हमने आज इस चैप्टर पर फोकस करना है। तो बहुत ध्यान से आप इस चैप्टर को समझिएगा, क्योंकि ये चैप्टर के बिना आप इंग्लिश को नहीं सीख सकते। इंग्लिश को सीखने के लिए आपको मेन फोकस करना होता है सब्जेक्ट पर, वर्ब पर, ऑब्जेक्ट पर। और फिर उसके बाद आपको मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हर जगह पर। जैसे अगर मान लो मैंने कहा रुपिंदर, तो क्या सभी के सभी जब भी मेरा कोई नाम लेगा, मेरे को कोई भी इलेबोरेट करेगा, मेरे बारे में कोई वर्णन करेगा, तो उस टाइम पर क्या हमेशा रुपिंदर बोलेगा? हमेशा यही बोलेगा कि रुपिंदर इज अ इंग्लिश ट्यूटर, इंग्लिश की ट्यूटर है, रुपिंदर इज अ नाइस गर्ल, रुपिंदर स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। तो ये ऐसे तो नहीं बोला जाता ना। तो इसमें क्या है जी, जो वर्ड मैं यूज कर रही हूँ रुपिंदर, उसकी जगह पर जो है अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम। इसी तरीके से मैंने कहा कि पेन इज यूजफुल फॉर राइटिंग, बट यही अगर मान लो मैंने कहा दिस पेन इज यूजफुल फॉर राइटिंग, तो मैंने यहाँ पर दिस यूज किया, मैंने दैट यूज नहीं किया, दीज यूज नहीं किया। और इसी तरीके से कहीं पर ईच यूज कर देते हैं, कहीं पर एवरी यूज कर देते हैं। तो वो कहाँ कहाँ पर उसकी यूजेज है, वो चीजें समझनी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के मेन टॉपिक की तरफ हम जो है फोकस करते हैं। और वो मेन टॉपिक हमारा है जी प्रोनाउन। प्रोनाउन ये जो है नाउन जो वर्ड है वो इसके अंदर छिपा हुआ है। ये बता रहा है अपने आप में ही कि इसके अंदर क्या होगा जी, नाउन। और इसके आगे क्या वर्ड यूज कर रखा है, प्रो। प्रो का मतलब होता है कि उसको रिप्लेस करने वाला। ठीक है, जो किसी को क्या कर दे जी, रिप्लेस कर दे, किसी नाउन को रिप्लेस कर दे, वो हमारे पास क्या है जी, प्रोनाउन। अभी मैंने आपको बताया रुपिंदर इज अ नाइस गर्ल, तो यहाँ पर उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, शी वर्ड लगा देते हैं। बट आपने कहीं पर देखा होगा कि हर यूज किया होता है, कहीं पर हर्स यूज किया होता है, कहीं पर योर यूज किया गया होता है, कहीं पर इट यूज किया गया होता है, हिम यूज किया होता है, हिज यूज किया होता है। तो ये सब क्या है, हमने तो सिर्फ यही सीखा, शी, ही, इट, दे, यही हमारे पास क्या होते हैं, प्रोनाउन। बट एक्चुअल में जो ये मैंने चीजें लिखी हैं, ये भी हमारे पास क्या होती हैं, प्रोनाउन। तो हमें सिर्फ इसके ऊपर फोकस नहीं करना कि एक ही वर्ड ऐसा होगा जो रिप्लेस कर सकता है। इससे क्या सीखने को मिलता है, इससे सीखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो क्या है, नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है, प्रोनाउन, यानी कि नाउन को रिप्लेस करने वाला। वो कोई भी हो सकता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, I have a dog. It is faithful. It is faithful animal. I like her so much. ठीक है, नेक्स्ट, its name is रूबी। मैंने ये लिखा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है। आई हैव अ डॉग, मैंने आई यूज किया, ठीक है।
इसी के बाद मैंने क्या यूज किया, डॉग। डॉग हमारे पास क्या है, नाउन। इट इज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पर जो मैंने इट यूज किया ये हमारे पास क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, इट यूज किया ना मैंने, किसके लिए यूज किया है, डॉग के लिए यूज किया है। तो नाउन की जगह पर जो आता है वर्ड वो हमारे पास क्या होते हैं जी, प्रोनाउन। तो इट यहाँ पे प्रोनाउन बन गया। इट इज अ फेथफुल एनिमल, आई लाइक हर सो मच। ठीक है, मैंने यहाँ पर हर यूज किया है। हर क्यों यूज किया है मैंने, किसके लिए यूज किया है जी, डॉग के लिए यूज किया है यहाँ पर। वैसे तो इट यूज होता है, मैं अभी बताती हूँ आपको कि क्यों यूज किया है, पर सिर्फ इतनी सी बात समझ लो कि ये हमारे पास क्या है, प्रोनाउन। सो मच, इट्स नेम इज रूबी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसका नाम क्या है जी, रूबी। इसका यानी कि मैंने किसकी बात की है, डॉग की। तो ये हमारे पास क्या है जी, प्रोनाउन। तो आप देख रहे हो मैंने एक डॉग को डिफाइन करने के लिए इट भी यूज किया, मैंने डॉग को डिफाइन के लिए हर भी यूज किया, मैंने डॉग को डिफाइन करने के लिए इट्स भी यूज किया ना, डॉग तो वही था। तो ये हमारे पास सभी के सभी क्या है जी, प्रोनाउन। तो अब ये आते कौन कौन सी कैटेगरी में है ये हम आगे सीखेंगे। फिलहाल की इतनी सी बात समझ लो कि प्रोनाउन वर्ड होते हैं। वर्ड कोई भी हम यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर नाउन को क्या करने के लिए जी, डिफाइन करने के लिए। तो ये हमने यूज किया यहाँ पर कि इट भी प्रोनाउन है, हर भी प्रोनाउन है और इट्स भी प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने हर यूज किया है ना, कई बच्चों के माइंड में यूज होगा कि मैम ने यहाँ पर हर गलत यूज कर दिया, इट यूज करना चाहिए था। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये डॉग जो है मेरा पर्सनल है। जब हम किसी एनिमल की पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं, यानी कि उसको ज्यादा ही हम अपने करीब मानने लग जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हर या फिर हिज, यानी कि उसको मेल या फीमेल काउंटर पार्ट में हम काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये होते हैं जी प्रोनाउन। आई होप सो आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन क्लियर हो गई हो कि प्रोनाउन जो है हमारे पास बेसिकली एक नाउन को डिफाइन करने के लिए नहीं होते, उसको रिप्लेस करने के लिए होते हैं। और दूसरा कि नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम कोई से भी वर्ड यूज कर सकते हैं। और प्रोनाउन है क्या, प्रोनाउन हमारे वर्ड है। ठीक है, कोई भी वर्ड हो सकता है, ही, शी, इट, they, them, their, theirs, this, that, these, those, every, each। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है जी, प्रोनाउन वर्ड ही है ना ये। ठीक है, तो अब इसके बाद हम फर्स्ट प्रोनाउन की बात करते हैं, इसके टाइप की बात करते हैं। जो फर्स्ट प्रोनाउन हमारे पास है जी वो है जी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि इसमें किसकी बात की जाएगी, पर्सन्स की बात की जाएगी। तो पर्सन की बात की जाएगी तो आपको पता है जैसे हिंदी में हमने किया था प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, जो भी उत्तम पुरुष, ऐसा कुछ था। तो इंग्लिश में भी इसी तरीके का ही होता है। हमारे पास 3 टाइप्स के पर्सन्स होते हैं। एक होता है जी फर्स्ट पर्सन, एक होता है जी सेकंड पर्सन और एक होता है जी थर्ड पर्सन। 3 टाइप के पर्सन्स होते हैं हमारे पास। जो फर्स्ट पर्सन होता है उसे क्या बोलते हैं, वो होता है जी हमारे पास पर्सन स्पीकिंग। कोई एक ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा होता है जी, बोल रहा होता है। जैसे कि मैं बोल रही हूं तो ये मैं क्या हूं जी, फर्स्ट पर्सन। जब कभी आप बोल रहे होगे तो आप भी हमारे पास हमारा क्या होगे, फर्स्ट पर्सन। तो खुद के लिए हमेशा मैं क्या लगाऊंगी जी, आई। इसी के साथ अगर मान लो बोलने वाले बंदे दो हैं या 2 से ज्यादा हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर वो क्या लगाएंगे जी, वी, WE, वी। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि पर्सन स्पीकिंग जो बोल रहा होता है, आई और वी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है, पर्सन स्पोकन टू। अब कोई पर्सन बोल रहा है तो ऑफकोर्स वो हमारे पास किसी ना किसी से बात कर रहा होगा। मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ तो वो हमारे पास क्या हो गया जी, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमेशा हमारे पास क्या होगा जी, यू। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन हो गया आई और वी, ये हमारे पास है सिंगुलर केस, ये हमारे पास क्या है, प्लूरल केस। और यू हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह काउंट होता है, याद है ना। जैसे यू के साथ हम हमेशा आर क्यू लगाते हैं अगर सिंगुलर भी हो, है ना।
तो हम इसको कॉमन लेते हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों के केस में। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की तरफ चलते हैं। थर्ड पर्सन हमारे पास क्या होता है, पर्सन स्पोकन अबाउट। ठीक है बच्चे, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जैसे आप और मैं अगर मान लो पीएम मोदी के बारे में बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम कहेंगे कि वो क्या है जी, हमारा थर्ड पर्सन। अगर मान लो आप और मैं मिलकर हमारे किसी भी एक घर की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे पास वो क्या होगा जी, थर्ड पर्सन। यानी कि इसे क्या समझे, यानी कि थर्ड पर्सन लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। आप दोनों मिलके अगर किसी ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी कुछ वंडर की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है जी, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन भी हो सकता है, दो बहनें मिलकर चुगलियां कर रही हैं अपनी तीसरी फ्रेंड की, तो वो भी हमारे पास क्या है जी, थर्ड पर्सन। तो पर्सन स्पोकन अबाउट यानी कि थर्ड पर्सन में क्या क्या आ सकता है। थर्ड पर्सन में आ सकता है ही, शी, इट और दे। ठीक है, ये आ सकता है। ही सिंगुलर में आएगा जी, शी सिंगुलर में आएगा, इट सिंगुलर में आएगा और दे हमारा आएगा जी प्लूरल में। ठीक है, तो ही, शी, इट, दे, ही, शी, इट सभी किस में आएंगे, सिंगुलर में, और दे किस में आएगा जी, प्लूरल में। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो। अब जैसे अगर मान लो मैंने लिखा आई एम टीचिंग यू, एक कंसेप्ट यहाँ पर और क्लियर कीजिएगा बच्चे। आई एम टीचिंग यू मैंने ये लिखा, तो यहाँ पर ये क्या है जी, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं कोई काम कर रही हूँ, तो आई किस में आ रहा है जी, फर्स्ट पर्सन में, जो काम कर रहा है, बोल रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन है। बट क्या यहाँ पे कहीं सेकंड पर्सन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है जी यू। आई एम टीचिंग यू सेकंड पर्सन, यानी कि वो क्या पर्सन क्या कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है उसको, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, यू यूज किया, तो ये क्या है जी हमारे पास सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे क्या है कि क्या कहीं पर यहाँ पर थर्ड पर्सन आया कि मैं क्या टीच कर रही हूँ, नहीं ना। तो जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मिले ही मिले। हो सकता है कि अकेला फर्स्ट पर्सन मिले, हो सकता है अकेला सेकंड पर्सन मिले, हो सकता है अकेला थर्ड पर्सन मिले, और हो सकता है कि तीनों ही मिल जाए, हो सकता है तीनों में से कोई दो मिल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो गया होगा, आई होप सो क्लियर। फर्स्ट पर्सन, पर्सन स्पीकिंग, जैसे कि मैं, आई, वी। सेकेंड पर्सन, पर्सन स्पोकन टू, जिससे मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि आप क्या यूज करोगे, यू। इसी तरीके से थर्ड पर्सन, पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारे पास होता है थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे। ठीक है, तो अभी इसके अलग अलग केसेस हैं। जैसे कि अगर मान लो ये जो मैंने अभी बोला, ये सारे हमारे पास क्या थे जी, सब्जेक्टिव केस थे। ठीक है, सब्जेक्टिव केस। किसी केस में तो ये जो है यूज हो जाते हैं सब्जेक्टिव केस में, किसी में क्या यूज हो जाते हैं जी, ये ऑब्जेक्टिव केस में, और किसी में क्या यूज हो सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और एक होता है जी पॉजेसिव प्रोनाउन। एक होता है जी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव केस तो हमने अभी तक सीख लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करती हूँ पर्सन्स की। पर्सन्स हमारे पास क्या होते हैं, थ्री टाइप के। फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेकंड पर्सन, और उससे नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड पर्सन। अभी किए हमने। फर्स्ट पर्सन हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट पर्सन हमेशा यूज होता है आई या फिर वी, ये है सिंगुलर, ये है जी प्लूरल। सेकंड पर्सन हमारे पास हमेशा क्या यूज होता है, यू, सिंगुलर और प्लूरल। इसी तरीके से थर्ड पर्सन ही, शी, इट, ये क्या है, सिंगुलर, 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 और दे हमारे पास क्या है जी, प्लूरल। तो इसको यूज करना है हमने। हम इसके टाइप्स सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का अगर मैं बनाऊं इसका आई का,
तो बनता है आई, मी, माई, माइन। इसी तरीके से वी का करेंगे तो वो बनता है वी, अस, आर, आर्स। इसी तरीके से यू का देखेंगे तो क्या बनता है यू, यू, योर, योर्स। ठीक है। इसी तरीके से अगर थर्ड पर्सन का देखेंगे तो वो क्या बनता है ही, हिम, हिज, हिज। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी शी का अगर मैं देखूंगी तो क्या बना है शी, हर, सॉरी शी, हर, हर्स। ठीक है। नेक्स्ट है इट का क्या बनेगा इट, इट्स, और कोई भी नहीं, वो जैसे प्रोनाउन केस इसका नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव केस हर ही होता है बच्चे, शी, हर, हर्स। दे का क्या होता है दे, देम, देयर, देयर्स। ठीक है। तो ये है हमारे पास, ये टेबल आपको याद कर लेनी है अच्छे से, क्योंकि जितने भी हम रूल्स करेंगे प्रोनाउन के वो सारे के सारे इसी से ही रिलेटेड हैं, इसमें ही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सब्जेक्टिव केस क्या है। सब्जेक्टिव केस मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। सब्जेक्टिव केस यानी कि सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, क्या लगा के हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा हु। अगर हु का आंसर हमें मिल रहा है तो वो हमेशा हमें किस फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में मिलने वाला है। इससे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव केस की, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, व्हाट, वेयर, whom लगाकर फाइंड आउट करते हैं। ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या होते हैं जी, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए यूज होते हैं। इसका आंसर मिलेगा तो वो हमेशा हमें इस लाइन वाला ही मिलेगा, ना कि इस लाइन वाला। ठीक है। इससे नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव को बच्चे बहुत ध्यान से समझिएगा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन के आगे यूज होकर उसे क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, लवली चाइल्ड, तो मैंने क्या यूज किया ब्यूटीफुल, और उसके साथ में क्या यूज किया जी गर्ल, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा जी पोजेसिव एडजेक्टिव। बट यही अगर मान लो इनमें से मैंने क्या लगा दिया जी, वो हमारे पास एडजेक्टिव बना। अभी सिर्फ मैंने आपको एडजेक्टिव बताया है, ब्यूटीफुल गर्ल में ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव है। इसी तरीके से अगर मैं पॉजेसिव की बात करूं, पॉजेसिव मतलब कि जब हमें क्या करना है जी, उसके ऊपर अधिकार जताना है। कि जैसे अगर मान लो मैंने कहा माय पेन, ठीक है, या फिर माय टैबलेट, जो भी कुछ भी। इसी तरीके से आर अकेडमी, ठीक है। नेक्स्ट योर पेन, योर सेल, ठीक है, हिज बुक, ठीक है, हर पेन, नेक्स्ट देयर हैंडकरचीफ, कुछ भी। ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या हो गए पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि जो नाउन से पहले आकर क्या शो कर देते हैं, पोजेशन शो कर देते हैं, अधिकार शो कर देते हैं, वो पोजेसिव एडजेक्टिव हो गए। बट जो नाउन से पहले आके उसे डिफाइन कर देते हैं और भी ज्यादा अच्छा मीनिंग एड ऑन कर देते हैं, वो क्या होते हैं जी सिंपल एडजेक्टिव। इसी तरीके से पोजेसिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, देखो ये इसका वर्ड ही सेम टू सेम यही बता रहा है कि पोजेसिव प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउन के ऊपर क्या जताएगा, वो अधिकार जताने वाला है, पोजेसिवनेस दिखाने वाला है। तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये सिंपल यही चीज कहता है कि पहले तो यूज होगा पोजेसिव एडजेक्टिव और फिर उसके बाद क्या यूज होगा जी नाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव तो नाउन के साथ में यूज होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस पोजेसिव नाउन हमेशा इक्वल होगा जी पोजेसिव प्रोनाउन के। ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउन का क्या मतलब है, जो प्रोनाउन के ऊपर अधिकार जताए। ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये केसेस मैंने आपको दे रखे हैं, जैसे कि अगर मान लो कहीं पर यूज किया गया है आर्ट्स अकेडमी लिखा होता है ना, तो वो क्या होता है गलत। क्यों, किसी ने कभी सोचा आर अकेडमी होता है या आर्ट्स अकेडमी होता है, आप खुद सोचो। अभी मैंने आपको बताया कि एक तो है आर अकेडमी, एक यूज कर रखा है आर्ट्स अकेडमी। ये वाला जो आवर है यानी ये वाला,
ये है हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव है, थोड़ा सा मैं एक बार क्लियर कर लेती हूँ, मैसी सा होया पड़ा है यहाँ पर, तो दोबारा से हम इसको चेंज करते हैं। जी बच्चे, यस, यहाँ पर लिखा मैंने आर अकेडमी, ठीक है, और इसी के साथ मैंने क्या किया, एक चीज और लिख दी, दैट इज आर्ट्स अकेडमी, ठीक है, ये यूज किया मैंने। तो ध्यान से समझिएगा, यहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा अगर पिछली बात क्लियर नहीं हुई तो। आर, ये क्या है हमारे पास, पॉजेसिव एडजेक्टिव, टेबल में अभी दिखाया मैंने आपको। आर्स, ये हमारे पास क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का तो मतलब यही है कि वो क्या करेगा, नाउन के पहले आएगा और अधिकार जताएगा। और पॉजेसिव प्रोनाउन का क्या मतलब है, ये कहता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसका मतलब ये है, मतलब कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में अगर लगाऊंगी तो वो तो बन गया आ, और नाउन हमारे पास क्या है जी, अकेडमी, ठीक है। बट इसके बाद एक और वर्ड यूज कर रखा है, वो क्या यूज कर रखा है, अकेडमी। क्या मैं यहाँ पर डबल अकेडमी यूज करूंगी, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक ही अकेडमी यूज होगा ना। तो इट मींस हम नाउन से पहले कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, कि जब भी हमें किसी नाउन से पहले कोई पोजेशन दिखाना हो, अधिकार जताना हो बच्चे, तो हमेशा हम कौन सा यूज करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव का केस यूज करेंगे। और अगर किसी नाउन से पहले कोई भी हमने पॉजेसिव प्रोनाउन लगा दिया तो ऑफ कोर्स उसकी यूजेज क्या है, गलत, हमें वो यूज नहीं करना, हमें क्या यूज करना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग। तो आपको यहां से पता लगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हम नाउन से पहले कर सकते हैं, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कभी नहीं कर सकते। तो पॉजेसिव प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, ना तो नाउन से पहले ना नाउन से बाद, मतलब कि नाउन के दूर यूज होता है, कहीं पर भी दूर यूज हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको समझ में आना चाहिए इट या फिर बी फॉर्म। बी फॉर्म कौन सी होती है, यानी कि वर्ब की फॉर्म होती है, एक वॉज, वर हम यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। अगर ये यूज हो जाए तो ये दोनों हमेशा हमें क्या कहती हैं, ये हमें कहती हैं कि इसके साथ हमेशा यूज करो बच्चे सब्जेक्टिव केस। ध्यान देना कि यहाँ पर हमें हमेशा कौन सा केस यूज करना है, सब्जेक्टिव केस यूज करना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिख देती हूं मैं, जैसे मैंने लिखा, इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ये लिखा मैंने बच्चे। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है, मैंने यूज किया यहाँ पर ही यूज किया है। ही हमारे पास क्या था, सब्जेक्टिव केस था, आप सभी देख भी सकते हो इस टेबल में, देखिए ही हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो अब क्या होता है, मोस्टली एग्जांपल्स में ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर क्या यूज कर देते हैं, हिम, और हिम तो हमारे पास कौन सा केस है जी, ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसकी यूजेज जो है यहाँ पर क्या है, गलत। तो जब भी आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग में मिल जाए इट, तो ये बात गांठ बांध लो बच्चे, कहीं पर लिखनी है तो लिख लो, याद करनी है तो सीधा अपनी रैम में डाल लो, अपने माइंड की रैम में डाल दो सीधा सीधा फटाफट, कि इट के बाद हमेशा हम कौन सा केस यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस। हम ही यूज करेंगे, हम शी यूज करेंगे, हम दे यूज करेंगे, हम यहाँ पर कोई और जैसे कि आई यूज करेंगे, यू यूज करेंगे, वी यूज करेंगे, बट कभी भी हम इनका ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इससे नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताती हूँ, वो है जी हमारे पास लेट, ठीक है। आपने ये वर्ड कई बार देखा होगा, लेट यूज किया होता है। लेट हमारे पास क्या है, अगर किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग लेट से शुरू हो रही है, किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग बच्चे किसी लेट से शुरू हो रही है,
तो हमेशा हमें वहां पर कौन सा केस यूज करना होता है जी, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होता है। तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। इट के बाद हमेशा हमने क्या यूज किया जी, सब्जेक्टिव केस, और लेट के बाद हमें क्या यूज करना होता है, ऑब्जेक्टिव केस। क्या लिखा होता है, मोस्टली एग्जांपल से करते हैं, जैसे लिखा होता है लेट अस डू दिस, यहाँ पे क्या यूज किया हमने, अस को यूज किया है। तो मैंने आपको अभी टेबल दिखाई, अस किसका है जी हमारे पास, वी सब्जेक्टिव केस, और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है जी, अस। हम कभी भी लेट के बाद कभी भी हम सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करते, हमें क्या यूज करना होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी लेट यूज हो तो हमें ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना है। ठीक है बच्चे। इससे नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, एक होता है जी हमारे पास कंजक्शंस, और एक होती है जी हमारे पास प्रेपोजिशंस। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक चीज मतलब स्पोकन में भी है और कॉम्पिटिटिव में भी है कि कंजक्शन। बट अभी हम कुछ नहीं सीखेंगे इसके बारे में। कंजक्शन सिर्फ जो है वो दो नाउन्स को ज्वाइन करने के लिए होता है, प्रेपोजिशन जो है वो सिंपल किसी चीज को इलेबोरेट करने के लिए आगे पीछे, नाउन के आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कंबाइन करने के लिए भी हो सकता है सेंटेंसेस को। बट फिलहाल के लिए इतना सा एक रूल याद रख लो कि कंजक्शन हमारे पास अगर आ गई तो हमने उसके बाद कौन सा केस यूज करना है, हमने हमेशा यूज करना है जी सब्जेक्टिव केस। ठीक है, कंजक्शन के बाद हमेशा यूज होता है सब्जेक्टिव, और प्रेपोजिशन के बाद हम कौन सा यूज करते हैं जी, ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन में क्या है, कंपैरिजन क्या मतलब दो चीजों का कंपैरिजन होगा ना। इस पेन का मैं कंपैरिजन किसके साथ कर सकती हूँ, मैं किसी गधे के साथ कर सकती हूँ, किसी भैंसे के साथ कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स नहीं कर सकती। तो ये पेन का जो कभी भी मैं करूंगी तो इसी की ही कैटेगरी में ही होगा। तो इट मींस अगर कंपैरिजन हो रहा है तो सब्जेक्ट का किसके साथ होगा जी, सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सब्जेक्ट का यूज होगा जी सब्जेक्टिव केस के साथ कंपैरिजन। अगर ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो हम कंपैरिजन किसके साथ करेंगे जी, ऑब्जेक्टिव केस के साथ। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए आपको आ सकता है देन यूज किया हो सकता है, एज मच एज यूज किया हो सकता है, कोई कंपैरेटिव डिग्री यूज की हो सकती है। तो उसमें सिर्फ आपको इतना सा ध्यान देना है कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ जी, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन। जैसे कि एक मैं एग्जांपल लिखती हूं, जैसे मैंने लिखा शी इज बेटर देन डैश। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रही हूं, आपके पास जो ऑप्शन है वो बच्चे है कि शी और हर। यस, अब बताइए यहाँ पर क्या है जी, कंपैरिजन हो रहा है, बेटर लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है, साथ में क्या लगा हुआ है, देन लगा हुआ है, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन किस किस के बीच में हो रहा है वो देखना जरूरी है। किस, अब शी जो है वो हमारे पास सब्जेक्टिव केस है या फिर ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, इज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब किसके बिना नहीं आती, ये नहीं आती जी सब्जेक्ट के बिना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पति पत्नी के बिना अधूरा है, गधा गधी के बिना अधूरा है। ठीक है, मतलब कि मेल काउंटर पार्ट के बिना फीमेल काउंटर पार्ट जो है वो क्या है जी, अधूरा है ना। इसी तरीके से फीमेल काउंटर पार्ट के बिना मेल काउंटर पार्ट क्या है जी, अधूरा। तो आपने यही चीज अपनी ध्यान में रख लेनी है कि इंग्लिश में सब्जेक्ट के बिना क्या अधूरा है जी, वर्ब, और वर्ब के बिना क्या अधूरा है जी, सब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में कोई अगर सब्जेक्ट यूज किया हुआ है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब जरूर यूज की होगी, मतलब कि कोई ना कोई वर्ब जरूर यूज की गई होगी। ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ में क्या यूज कर रखा है, सब्जेक्ट यूज कर रखा है। तो ये कौन सा केस है जी, ऑफ कोर्स ये हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस है ना ये हमारे पास, तो सब्जेक्टिव केस है तो कंपैरिजन अगर हम करना हो तो हम सब्जेक्ट का किसके साथ करते हैं, सब्जेक्ट के साथ।
तो ये जो है जी हमारे पास सब्जेक्टिव केस, ये क्या है जी हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस। तो हम अफकोर्स यहाँ पे कौन सा केस यूज करने वाले हैं, सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी। ठीक है, इससे नेक्स्ट, अब यहां तक हमने कितने सारे रूल कर लिए है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से रिवाइज करवा देती हूँ। इट, इट के बाद हमें कौन सा केस यूज करना है जी, सब्जेक्टिव। इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ जी लेट की, तो लेट के बाद हमें कौन सा यूज करना है जी, ऑब्जेक्टिव। इसी तरीके से अगर मान लो मैं बात करती हूँ कंजक्शन की, तो कंजक्शन के बाद हमें कौन सा केस यूज करना है जी, सब्जेक्टिव। इसी तरीके से अगर मान लो मैं बात करती हूँ जी किसी भी प्रेपोजिशन की, तो प्रेपोजिशन के बाद हमें कौन सा केस यूज करना होता है, ऑब्जेक्टिव। और यही अगर मान लो हमारे पास आ जाता है जी कंपैरिजन, तो कंपैरिजन के लिए हमें क्या यूज करना होता है जी, हमें यूज करना होता है सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्टिव केस। तो ये मैंने आपको रूल करवाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट से, स्पोकन पॉइंट से। तो थोड़ा बच्चे इसको ध्यान से कर लीजिएगा कि हमें जो है यही पर्टिकुलर केसेस जो हैं वो यूज करने होते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, ये सारा जो था वो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन था, बट अभी भी पर्सनल प्रोनाउन में बहुत कुछ है। जैसे कि इसे नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है कि अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, अगर हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट सिंगुलर, ठीक है, और हमारे पास अगर मान लो दे रखे हैं वही पर्सन की जो सेंस है वो आ रही है जी गुड सेंस, तब हमें हमेशा जो ऑर्डर फॉलो करना है वो करना होता है 2 3 1। अब ये 2 3 1 क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले तो इतनी बात याद कर लो कि सब्जेक्ट है जी सिंगुलर है जी, और हमारे पास सेंस क्या है जी, गुड। तब हम ऑर्डर क्या फॉलो करेंगे, 2 3 1। जैसे कि एक एग्जांपल लिखती हूँ मैं आपके सामने, जैसे मैंने लिखा आई, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, ये लिखा मैंने। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना बच्चे इस चीज को भी कि अगर हमने लिखा आई, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखो कि ये सिंगुलर है या नहीं। अभी मैंने जब पिछली आपको टेबल करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह काम करता है, ही शी इट ये सिंगुलर है, दे प्लूरल है। वो किस लिए बताया था, पता था ना आपको, वो ये इस केस के लिए यूज करवाया था, बताया था। क्यों बताया था, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज कर रखा है, आई, यानी कि ये क्या है, सिंगुलर। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज कर रखा होता है, तो ये सिंगुलर है जी। इसी तरीके से अगर मैं ही की बात करूं तो ये भी हमारे पास क्या है जी, सिंगुलर है। तो तीनों के तीनों पर्सन क्या हो गए, हमारे पास सिंगुलर हो गए। अब सिंगुलर पर्सन है, और यहाँ पर अगर मैं सेंस की बात करूं, यहाँ पर सेंस क्या आ रही है जी, गुड सेंस आ रही है, तो हमें उस टाइम पे ऑर्डर क्या फॉलो करना होता है, 2 3 1। 2 3 1 से क्या मतलब है, 2 3 1 से यहाँ पर ये मतलब है कि ये हमारे पास है जी फर्स्ट पर्सन, ये है जी हमारे पास सेकंड पर्सन, और ये है हमारे पास जी थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर सेकंड वाले पर्सन को कहाँ यूज करना है, पहले, फिर किसको यूज करना है, थर्ड पर्सन वाले को, फिर किसको यूज करना है, फर्स्ट पर्सन वाले को। तो इट मीन्स यहाँ पर पहले क्या आना चाहिए, यू, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, थर्ड पर्सन, और वो थर्ड पर्सन क्या है जी, ही, और फिर उसके बाद क्या आना चाहिए यहाँ पर, आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है बच्चे, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, और ये ऑर्डर क्या है जी, बिल्कुल गलत। इसी तरीके से अब ये हमारे पास सिंगुलर हो बट सेंस क्या आ रही हो, बैड आ रही हो, यहाँ पर लिखा होता है नॉट गुड फ्रेंड्स, ठीक है, नहीं है अच्छे दोस्त, तब हम उस टाइम पे ऑर्डर फॉलो करते जी, हम यूज करते 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 का ऑर्डर फॉलो होता अगर हमारे पास सेंस क्या होती, बैड। तो रूल क्या कहता है, पर्सन क्या होने चाहिए, सिंगुलर, और हमारे पास
सेंस क्या होनी चाहिए जी, बैड। तो हमें उस टाइम पे जो ऑर्डर फॉलो करना होता है वो यूज करना होता है जी 1 2 3। ठीक है, अब यही पीछे वाला जो रूल था वो क्या था कि पर्सन सिंगुलर हो और सेंस क्या है जी, गुड, तो ऑर्डर फॉलो करना होता है 2 3 1। ये 1 2 3 2 3 1 क्या है जी, ये हमारे पास क्या है जी, पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो अब यही अगर मान लो हमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन दे रखा है, तब क्या हम 2 1 का ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं? नहीं। तो अगर दो पर्सन अगर हमें दे रखे हैं ना, यानी कि 3 पर्सन है, इनकी मर्जी 3 ना दे, है ना, फर्स्ट और थर्ड यूज कर लिया, सेकंड थर्ड दे दिया, फर्स्ट सेकंड दे दिया, तो क्या ऑर्डर फॉलो करना है? तब हमेशा यूज करना है 1 2 2 3 और 1 3, ये ऑर्डर फॉलो करना होता है। इसी तरीके से अगर साइंस गुड है, पर्सन सिंगुलर है और दो ही दे रखे हैं, तब क्या ऑर्डर फॉलो कर सकते हो? 2 3 3 1 और 2 1। ठीक है, तो ये ऑर्डर हम यूज कर सकते हैं। ये तो हमने किसकी बात की, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर पर्सन की बात की। अब हम बात करते हैं जी प्लूरल पर्सन की। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास पर्सन प्लूरल हो, क्योंकि प्लूरल भी तो करवाए हैं ना, पर्सन्स अगर हमारे पास है प्लूरल और हमारे पास जो सेंस है किसी भी सेंटेंस की वो क्या है जी, या तो गुड या फिर बैड, तब भी हमें कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है जी, 1 2 3 का ऑर्डर फॉलो करना है। और दो दे रखे हैं तो ऑर्डर फॉलो होगा 1 2 2 3 या फिर 1 3, ऐसे होता है 1 2 2 3 1 3। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लगभग आता रहता है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आता है, तो आपको इसकी तरफ जरूर फोकस करना है। ठीक है, इससे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं जी इनडेफिनिट प्रोनाउन की। ये सारा जो हमने अभी तक किया था वो किया था जी पर्सनल प्रोनाउन। आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो। इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? कोई भी प्रोनाउन ऑफ कोर्स क्या है, वर्ड। अब मैं वर्ड कोई भी यूज करती हूँ और वो वर्ड ऐसा है जो इनडेफिनिट है, पता ही नहीं लग रहा क्या, है ना। मैंने बोल दिया नन ऑफ देम हैव डन द वर्क, मैंने ये बोला नन ऑफ देम हैज डन द वर्क, तो नन नन यूज कर दिया, वो क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनसर्टेन। कोई भी एक ऐसा वर्ड जिसमें क्या हो जी, सर्टेनिटी ना हो, निश्चित ना हो, वो हमारे पास क्या है, अनसर्टेन। अब कैसे कैसे वर्ड हो सकते हैं ये हो सकते हैं जी नोबडी, समबडी, ठीक है, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, समथिंग, समवन। ठीक है, तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं जो अनसर्टेन होते हैं, जिसे नहीं पता लग रहा किसके बारे में बात करें, मैंने एवरीवन बोला, एवरीवन में 10 बंदे भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं, सारा वर्ल्ड भी आ सकता है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे कोई सर्टेन नहीं है। इसी तरीके से नो वन, नो वन भी यहाँ पर सर्टेन वर्ड नहीं होता, नोबडी, समबडी, एवरीथिंग, समवन, समथिंग। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन की एक बड़ा ही अच्छा लोचा है, वो क्या है जी, ये कहता है मैं आ गया, मतलब मेरे साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो यूज होगी जी सिंगुलर। तो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल सामने आता है, वो क्या कहता है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा क्या होता है जी, सिंगुलर। इनडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा क्या होता है जी, सिंगुलर होता है। तो ये बहुत ध्यान देना, अगर कहीं पर एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन ये सब वर्ड यूज करते हैं तो आपको कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं मिलेगी, मिलेगी हैज, आपको मिलेगी इज, ठीक है, और आपको मिलेगी कोई भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो भी हमारी यूज होती है सिंगुलर में तो वो हम यूज करेंगे इसमें। ठीक है, इससे नेक्स्ट की बात करते हैं। ये हमने यूज किया जी, यूजेज देखा जी इनडेफिनिट प्रोनाउन का।
इससे नेक्स्ट जो हमें देखने की जरूरत है वो है जी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा हो, किसी की तरफ क्या किया जा रहा हो, संकेत किया जा रहा हो, इशारा किया जा रहा हो। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था दिस पेन, ये वाला पेन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो मैं कहती हूँ दिस बोर्ड, तो ये भी मेरे पास है। मैंने इनके लिए कोई और वर्ड क्यों नहीं यूज किया, दिस ही क्यों यूज किया? तो इसको सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है आपको पता हो इनके मीनिंग कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। एक यूज होता है जी दिस, एक यूज होता है जी दैट, एक यूज होता है जी दीज, और एक यूज होता है जी दोस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चे, दिस दैट दीज दोस, ठीक है। दिस का यूज होता है हमेशा सिंगुलर के लिए, दैट का यूज भी हमेशा होता है जी सिंगुलर के लिए। दीज और दोस, दीज का यूज होता है जी हमेशा प्लूरल के लिए। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं दोस की, तो इसका यूज भी हमेशा होता है प्लूरल के लिए। तो ये तो पता लग गया भैया कि दिस और दैट में ये डिफरेंस, दिस और दैट जो है सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, दीज और दोस जो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, प्लूरल के लिए यूज करते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है, दिस का यूज पास वाली सिंगुलर चीज के लिए यूज होता है जो आपके रीच में हो, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं हम दिस, ठीक है। ये पेन, क्या ये पेन मेरे से दूर है क्या, ये बोर्ड मेरे से दूर है क्या, नहीं ना, तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगी, दिस। इसी तरीके से दैट का यूज करते हैं हम दूर वाली सिंगुलर चीज के लिए, यानी कि दूर है कोई चीज, मेरी रीच में नहीं है, मैं उसे पकड़ नहीं सकती, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट, ठीक है। और मैं पॉइंट आउट कर रही हूं, ठीक है। जैसे मैंने अगर मान लो बोला कि टर्न ऑन दैट फैन, उस फैन को टर्न ऑन कर दो, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, दैट, ठीक है। अगर पास होता तो दिस यूज करती, दूर है तो इसलिए क्या यूज करूंगी, दैट। दीज और दोस, दीज जो है वो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, बट ये जो है वो यूज किया जाता है पास वाली चीज के लिए। तो इसी तरीके से दोस हम यूज करते हैं जी दूर वाली चीजों के लिए। तो दिस दैट दीज दोस, ये है जी हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। संकेत करना हो, दिस मतलब पास वाली सिंगुलर, दैट मतलब दूर वाली सिंगुलर, दीज मतलब कि पास वाली प्लूरल, और दोस मतलब कि दूर वाली प्लूरल, ठीक है। ये होता है जी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद आपको जो समझने की जरूरत है वो होता है जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है सभी के बीच में हो सकता है कोई दो बंदों के बीच में हो सकता है दो से ज्यादा के बीच में हो सकता है किसी में भी ना हो। तो उसके लिए कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे कि मैंने अगर यूज करना हो ईच, मैंने यूज करना हो एवरी, मैंने यूज करना हो ईदर, ठीक है, और मैंने यूज करना हो नेदर, ठीक है, ये यूज करना मैंने। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में एक डिफरेंस क्या है, कहाँ पर हम ईच यूज करते हैं, कहाँ पर एवरी यूज करते हैं, कहाँ पर ईदर, कहाँ पर नीदर, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना, बहुत जरूरी है। ईच का यूज होता है दो या दो से ज्यादा। इसी तरीके से अगर मैं एवरी की बात करूं, एवरी का यूज होता है जी दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। ईदर का यूज किया जाता है दो में से कोई एक, और नीदर का यूज किया जाता है दो में से कोई नहीं। तो ये तो डिफरेंस आपको पता लग गया होगा कि ईच तो चलो ठीक है, दो या दो से दो, वही दो चीजें दो है हमारे पास, उसके लिए हम यूज कर लेंगे ईच, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो चीजें दो से ज्यादा है तो हम उसके लिए ईच भी यूज कर सकते हैं, एवरी भी यूज कर सकते हैं। ईदर नीदर में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है,
दोनों में से एक चूज करना है तो इधर, दोनों में से कोई नहीं चीज को यूज करनी तो वो क्या होगा जी, नीदर। तो ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ईदर और नीदर। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ कि अगर हमारे पास क्या है जी, दो चीजें हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि ईच यूज करना है, बट ये अगर हमारे पास क्या है, दो से ज्यादा चीजें हैं, तब हम उस टाइम पे ईच यूज करें या एवरी यूज करें, ये कंफ्यूजन है ना। तो ये ध्यान रखना कि ईच के बाद हमेशा आपको कौन सी प्रेपोजिशन मिलेगी, ऑफ प्रेपोजिशन। अगर ऑफ यूज कर रखा है और उसके बाद 5 स्टूडेंट है, 5 है, 2 से ज्यादा है चीजें, तो हमेशा आप क्या यूज करोगे, ईच। बट यही अगर ऑफ प्रेपोजिशन नहीं दे रखी, तब आप क्या यूज करोगे, एवरी। तो यही से हमें डिफरेंस पता लगता है कि ईच का यूज होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑफ के साथ, और एवरी का यूज करते हैं हाँ बिना ऑफ के, बिना ऑफ प्रेपोजिशन के, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे पास ये होते हैं। इसी तरीके से अगर दोनों में अगर कोई एनी किसी एक की चॉइस हो रही हो तो आप यूज कर सकते हो एनी, ठीक है, कोई भी एक पिक करना। तो ये वर्ड हमारे सारे किस में आते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास होता है जी रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है ये रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है, ये रिलेशन बताता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने लिखा दिस इज द वे हाउ टू नो द आंसर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया सेंटेंस, थोड़ा सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं हम, ठीक है। मैं लिखती हूँ आई डोंट नो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बच्चे, ताकि आप इसको देखते ही भाग ना जाओ कि रिलेटिव प्रोनाउन समझ में नहीं आ रहा। तो सिंपल सा उठा रही हूं मैं, आई डोंट नो हाउ टू इम्प्रूव द इंग्लिश। मुझे नहीं पता कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना। अब मैं पता क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ से एक वर्ड हटा देती हूँ, वो हटा देती हूँ जी हाउ। मैंने हाउ हटा दिया, तब पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है, आई डोंट नो टू इम्प्रूव द इंग्लिश। तो ये आया। तो यहाँ पर क्या है, मुझे नहीं पता इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करना है, यही बोलना चाहती हूँ ना। तो उसके लिए एक वर्ड आ गया हमारे पास हाउ। ये क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को और इन वर्ड्स को क्या कर रहा है, रिलेट, ठीक है। आई डोंट नो, क्या नहीं पता जी मुझे, टू इम्प्रूव द इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश को क्या, कैसे, है ना। तो वही चीज के लिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया हाउ। तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ये हमारे पास होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो कनेक्ट करते हैं, रिलेशन बताते हैं सब्जेक्ट का एंटीसीडेंट के साथ, ठीक है, जो पीछे यूज किया होता है। ज्यादा आपको वर्ड्स में उलझाऊंगी नहीं मैं, सीधी सी बात ये है, ये वर्ड है जो क्या करते हैं जी, रिलेशन को बताते हैं, रिलेशन क्रिएट करते हैं। जैसे आप सभी समझदार हो, आपने अभी तक क्या सीखा है, आपने सीखी है WH फैमिली, वेयर। वेयर का यूज कहाँ करते हैं बच्चे, ऑफ कोर्स प्लेस के लिए यूज करते हैं ना। जैसे अगर मान लो मैंने यूज किया आई डोंट नो डैश इज ताजमहल, तब यहाँ पे क्या लगाओगे, क्या आप यहाँ पे हाउ लगाने वाले हो, नहीं। मुझे नहीं पता कि ताजमहल कहाँ है, तो कहाँ के लिए आप क्या लगाओगे, वेयर। तो कितना ऑब्वियस आंसर है ना कि वेयर आएगा। तो ये वेयर है क्या, ये क्या है जी, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन है ये हमारे पास। तो सारी WH फैमिली जो है हमारी रिलेटिव प्रोनाउन में आती है। जैसे कि व्हाट, पता ही आपको किसके लिए यूज होता है, क्या के लिए यूज होता है। और एक जो ये यूज होता है, ये जो के लिए भी यूज होता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम, सिंपल मैंने लिखा, तो यहाँ पर मैं क्या पूछ रही हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, क्या की सेंस के लिए यूज हो गया। इसी तरीके से अगर मान लो मैंने पूछा दैट
what you know is a secret, जो तुम्हें पता है वो क्या है जी, एक सीक्रेट। तो यहाँ पे वर्ड मैंने क्या क्या के लिए यूज किया है, नहीं, किसके लिए यूज किया है, जो के लिए यूज किया है, तो इसलिए ये क्या है जी, रिलेटिव प्रोनाउन। वर्ड पता लग गया, वेयर पता लग गया, आपको हाउ भी पता लग गया, यानी कि प्रोसेस बताना हो किसी चीज का तो हम यूज करते हैं हाउ। इसी तरीके से विच का यूज होता है जी हमेशा सिलेक्शन के लिए, ठीक है, ये यूज करते हैं हम सिलेक्शन के लिए, जब हमें सेलेक्ट करनी हो कोई भी चीज तब हम क्या यूज करते हैं, विच। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि वाई, सारी की सारी WH फैमिली हमारी इसमें आती है। वाई का यूज करते हैं हम रीजन बताने के लिए कि आई डोंट नो वाई ही लेफ्ट द स्कूल, मुझे नहीं पता कि उसने स्कूल क्यों छोड़ दिया, तो वाई का यूज करते हैं हम रीजन को बताने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी जितनी भी WH फैमिली है, आई थिंक यू ऑल नो, एक होता है हु, एक होता है जी हुम, हु मतलब कि किसे, और हुम मतलब कि किसको, ठीक है। तो सारी WH फैमिली इसी तरीके से, एक है जी हाउ, ठीक है। तो ये सब हम यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में, जो कनेक्ट करते हैं, रिलेशन बताते हैं, रिलेट करते हैं। एक और रिलेटिव प्रोनाउन होता है जी हमारे पास, वो होता है जी दैट। कि दैट WH फैमिली में आता है, नहीं आता। तो दैट क्या कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं, दैट हम यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर वाई लगना है, वेयर लगना है, वहां पर कई बार दैट आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि ये कहता है कि अगर कोई भी हमारे पास है जी इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, और या फिर हमारे पास क्या यूज की गई है, सुपरलेटिव डिग्री, या फिर हमारे पास यूज किया गया है द ओनली प्लस नाउन, या फिर हमारे पास यूज किया गया है द ओनली द सेम प्लस नाउन, हो गया ना द ओनली वाला, द सेम प्लस नाउन, या फिर हमारे पास क्या यूज किया गया है, ह्यूमन बीइंग प्लस एनिमल। तब हमारे पास हमेशा हमें कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है जी, हमें यूज करना है जी दैट रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो मैंने बोला द ओनली गर्ल डैश आई नो हियर इज माई सिस्टर, मैंने ये बोला, तो मैंने क्या बोला, आई डोंट नो, सॉरी, मैंने बोला द ओनली गर्ल दैट आई नो, मैं यहाँ पे whom I know भी तो लगा सकती थी ना, बट दैट का रूल क्या कहता है, द ओनली प्लस नाउन आ गया तो भाई मैं यूज होऊंगा, है ना, द ओनली गर्ल, द ओनली प्लस नाउन, यानी कि वो क्या यूज करवाएगा अपने साथ, दैट रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करवाएगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक क्या है, जोर देने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि आई का यूज होता है, आई का क्या यूज करते हैं, हाँ, माई सेल्फ। इसी तरीके से अगर मान लो ही हो गया, ही के लिए क्या यूज करोगे आप, हिमसेल्फ। शी अगर यूज करोगे तो शी के लिए क्या यूज करने वाले हो, हर सेल्फ। दे होगा तो दे के लिए क्या यूज करोगे, themselves, ठीक है। इसी तरीके से आर है तो क्या यूज करने वाले हो, आर सेल्स। तो ये हमारे पास क्या है जी, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। इनकी पोजीशन कहाँ होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की पोजीशन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन की पोजीशन कहाँ होती है जी, सब वर्ब से पहले या फिर वर्ब के बाद, बाकी आप कहीं यूज नहीं कर सकते। और एक चीज और यहाँ नोट करने वाली है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको हम नहीं यूज कर सकते। तो ये है जी, ना इसको हम लास्ट में यूज कर सकते, इसकी पोजीशन बहुत जरूरी है।
वर्ब से पहले या वर्ब के बाद। और क्या इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर मान लो आप देखो, ये दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव का रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हमें इसकी पोजीशन देखनी है, वर्ब के पहले या वर्ब के बाद। अगर लास्ट में यूज कर रखा है, वर्ब से दूर यूज कर रखा है, तो वो गलत है, ऑफकोर्स वहां पे मिस्टेक निकलेगी। और ये है जी स्पोकन वाला। कैसे? क्योंकि हमारे पास कई बार हम बोलते हैं ना माई सेल्फ दिस, ठीक है, या माई सेल्फ रुपिंदर कौर, आई एम फ्रॉम हेयर, आई एम फ्रॉम देयर, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो हम स्टार्टिंग में क्या यूज करते हैं? माई सेल्फ। वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्या यूज कर रहे हैं? माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। और क्या मैंने यहाँ पर इसको वर्ब के बाद यूज किया? नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ? माई सेल्फ रुपिंदर कौर, मैंने रुपिंदर यानी कि नाउन से पहले कर दिया, तो उसकी पोजीशन तो बिल्कुल गलत हो गई। तो आप कभी भी स्पोकन में माई सेल्फ रुपिंदर नहीं बोलोगे, माई सेल्फ समथिंग समथिंग नहीं बोलोगे, आप माई सेल्फ को काट दो, बिल्कुल माई सेल्फ नहीं बोलना बच्चे, वो गलत होता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट की अगर हम बात करें, हमारे पास होता है जी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव ये तो बिल्कुल पता है आपको, जब क्वेश्चन की तरह पूछ रहे हैं, जैसे मैंने अभी पीछे आपको एक बताया, आपके माइंड में आया होगा व्हाट आर यू डूइंग, तो उससे में मैंने क्या किया? क्वेश्चन पूछा है ना। और एक मैंने बोला व्हाट यू टोल्ड मी इज अ सीक्रेट, जो तुमने मुझे बताया था वो एक सीक्रेट है। तो जो फर्स्ट वाला मैंने बोला था ना व्हाट आर यू डूइंग, क्या की सेंस के लिए, वहां पे मैंने पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया था। तो जब क्वेश्चन मार्क लगा हो और WH फैमिली यूज कर रहे हो, तब हमारे पास वो क्या बन जाता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, जैसे मैंने बोला व्हाट यू टोल्ड मी इज अ सीक्रेट, जो तुमने मुझे बताया था वो एक सीक्रेट है, तो मैंने क्या वहां पे कोई क्वेश्चन मार्क लगाया था? नहीं लगाया था। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है बच्चे? रिलेटिव प्रोनाउन। तो जब क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा किसी से, तब रिलेटिव प्रोनाउन और WH फैमिली यूज होगी। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं WH फैमिली से, तो वो हमारे पास क्या है जी? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरीके से एक और लास्ट आपको समझने की जरूरत है, वो है जी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है? जैसे मैंने कहा आहा, मजा ही आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया आहा, हुर्रे आई क्लियर्ड माय टेस्ट, ओफो व्हाट हैपेंड, ठीक है, तो ये मैंने जो वर्ड यूज किया ओफो, ओ, हुर्रे, तो ये सब हमारे पास क्या होते हैं जी? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जो ये वर्ड्स है ना, एक्चुअली मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? ये बताया था ना कि प्रोनाउन हमारे पास क्या है जी? वर्ड्स। तो वर्ड्स की तरह अगर मान लो हमारे पास एक्सक्लेमेशन आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है जी? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो इसी के साथ हमने बहुत सारे प्रोनाउंस जो है वो सीख लिए, ये जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है, और साथ में हमारे पास जो स्पोकन इंग्लिश है उसके लिए भी हमारे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा प्रोनाउन का चैप्टर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।